हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में मैं लेकर आई हूं आपके लिए बिल्कुल ही न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर की हम देखेंगे क्विक समरी और फिर सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए सेशन को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और एक क्विक समरी देखते हैं प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। ग्रोथ जो होता है, इस बात को ध्यान रखना, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग चीजें हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग चीजें होती हैं। पहली चीज कैसे अलग होती हैं? ऐसे कि ग्रोथ होता है इंक्रीज इन मास, जब सेल नंबर बढ़ रहा हो, सेल का साइज बढ़ रहा हो, किसी भी तरीके से हम सेल्स का मास अगर इंक्रीज कर दे तो वो कहलाता है ग्रोथ। और डेवलपमेंट होता है कि जब उसमें कुछ डिफरेंशिएशन आ जाता है, यानी कि कुछ कैरेक्टर दिखने लगता है, तो उसे हम कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट हो गया है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग चीजें होती हैं। अब हमें ये बात करनी है प्लांट को लेके। तो ग्रोथ जो प्लांट में देखी जाती है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक इरिवर्सिबल क्राइटेरिया है। इरिवर्सिबल क्राइटेरिया मतलब जो वापस से चेंज नहीं किया जा सकता। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। किस चीज का इंक्रीज? साइज ऑफ बॉडी और ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ इंडिविजुअल सेल। या तो साइज बढ़ गया किसी भी बॉडी पार्ट का, किसी भी ऑर्गन का या किसी भी सेल का, और या फिर यहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई होगी, यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों हो सकता है दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, जहां पर एनर्जी या तो बनी होगी या फिर अब्सॉर्ब हुई होगी, या तो सिंथेसाइज हुई होगी, यूज हुई होगी, या फिर अब्सॉर्ब हो गई होगी। तो ये दोनों चीजें जो है वो क्या करवाती हैं? ग्रोथ करवाती हैं। प्लांट ग्रोथ जो है वो एक यूनिक फीचर होता है क्योंकि प्लांट में ये कैपेसिटी रहती है फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स का ये ग्रोथ का जो फीचर है, ऐसा क्यों है कि हम एनिमल का प्लांट ग्रोथ क्यों नहीं पढ़ रहे, अभी हम प्लांट का ही क्यों पढ़ रहे हैं? प्लांट का जो ग्रोथ होता है ये बहुत एक्सक्लूसिव फीचर होता है। एक्सक्लूसिव फीचर से हमारा क्या मतलब है कि जब प्लांट में ग्रोथ होती है ना, तो वो कैसी होती है? थ्रू आउट दी लाइफ टाइम होती है। प्लांट भाई अपनी मर्जी से ग्रो करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, रीडिफरेंशिएट करेगा, डी डिफरेंशिएट करेगा, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। उसके सेल में ये कैपेसिटी है कि एक बार हो सकता है वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो गया हो, परमानेंट सेल में बदल गया हो, लेकिन वो वापस से अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी ला सकता है और स्टार्ट कर सकता है नए सेल्स बनाना। दैट इज वाई प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो यूनिक फीचर होती है। क्लियर? इतनी बात समझ में? ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। अब ये जो एबिलिटी होती है प्लांट की, जिसकी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी, किसकी वजह से होती है? मेरिस्टम्स की वजह से होती है। और मेरिस्टम्स कहीं पर भी हो सकते हैं, पाइकल मेरिस्टम हो सकते हैं, लेटरल मेरिस्टम हो सकते हैं, ठीक, इंटरकैलरी मेरिस्टम हो सकते हैं। तो ये मेरिस्टम है क्या? जहां पर भी आपको वर्ड दिख जाए मेरिस्टम तो समझ जाना मेरिस्टम is nothing but the group of dividing cell. Meristem is nothing but it is the dividing cell. क्या होता है? ये डिवाइडिंग सेल होता है। सो ग्रोथ इन प्लांट्स कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। अगर आपको ग्रोथ देखनी है कि प्लांट में हुई है या नहीं हुई, तो आपको उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए कि भाई इसका फ्रेश वेट कितना है और ड्राई वेट कितना है। फ्रेश वेट का मतलब है कि अगर मैंने ये लीफ को तोड़ा तो मैं इस लीफ का पहले वेट मेजर कर लेती हूँ, फिर मैं इस लीफ को ड्राई कर देती हूँ, यानी इसके अंदर का पूरा 1 मिनट, यानी इसके अंदर का पूरा मॉइस्चर मैं हटा देती हूँ। ठीक है, इसका पूरा मॉइस्चर जो है वो रिमूव कर दिया गया। तो रिमूव करने से क्या होगा? अब ये लीफ ऐसे सिकुड़ जाएगी, ये लीफ सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ गई तो अब जो इसका वेट निकलेगा वो होगा इसका ड्राई वेट। वो क्या होगा? ड्राई वेट होगा। तो अगर आप वेट वेट को मेजर कर लो या आप ड्राई वेट को मेजर कर लो, या फिर आप सेल नंबर कितने हैं सेल नंबर काउंट कर लो, या फिर आप लेंथ, एरिया, वॉल्यूम देख लो। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम से हमें कैसे पता चलता है? एक प्लांट जो हम पहली बार लगाते हैं, वो पौधा जो है 1 मिनट,
जब हम पहली बार प्लांट लगाते हैं तो वो पौधे की ये रूट्स हैं और ये हमारे पास पौधा है, मान लो इतना बड़ा पौधा हमने लगा दिया, तो अब एक दिन ये जाकर किस में चेंज हो जाएगा, बड़े ट्री में चेंज हो जाएगा। तो ये जो बड़ा ट्री होगा, इस बड़े ट्री को हमें कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली इसमें लेंथ, एरिया, वॉल्यूम सब कुछ इंक्रीज हो गया ना इसके और इसके कंपैरिजन में। तो ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं इनको हम कंसिडर करते हैं जब हम ग्रोथ को मेजर करना चाहते हैं। फिर से मैं बता दे रही हूं क्योंकि कई बार हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कौन सी चीज को इनने ऑप्ट किया था जब ग्रोथ को मेजर किया था, तो वो हो सकता है ड्राई वेट हो, फ्रेश वेट हो, लेंथ हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, या फिर सेल का नंबर हो। इज दैट क्लियर? डन? ओके। नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब जो ग्रोथ होती है ना वो अलग अलग फेज में, अलग अलग स्टेप्स में होती है। कैसे होती है? इन प्लांट्स पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। हमने इसे 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा हुआ है। मेरिस्टेमेटिक होता है, फिर मैच्योरेशन, इलोंगेशन होता है। तो मेरिस्टेमेटिक फेज या फिर जिसको हम लैग फेज बोलते हैं वो क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक फेज ऑल्सो कॉल्ड एज लैग फेज। ये क्या होता है? ये मेरिस्टेमेटिक रीजन में होने वाला फेज है। मेरिस्टेमेटिक रीजन का क्या मतलब है? वो रीजन जहां पर पर्टिकुलरली प्लांट में ग्रोथ चल रही है। जैसे सपोज करो ये स्टेम थी, 1 मिनट, सपोज ये एक स्टेम थी, स्टेम के पास ये लीफ है, ये लीफ है। हो सकता है कि भाई इसके यहाँ के सेल्स ग्रो कर रहे हो सकता है इसके टिप के सेल्स ग्रो कर रहे हो। तो जब जिस भी जगह के सेल्स ग्रो कर रहे हैं उसको हमने बोल दिया मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो उस रीजन में ये लैग फेज या मेरिस्टेमेटिक फेज देखा जाएगा। अब होगा क्या? ये सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं। मैंने वहां लिखा था ना एक्टिवली डिवाइडिंग या फिर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, बोथ एट द रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स। जब भी प्लांट ग्रो होता है तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, वो शूट और रूट दोनों डायरेक्शन में ग्रो होगा। ये शूट का अपर पोर्शन है तो ये शूट के डायरेक्शन में भी ग्रो होगा, तो इसको हम बोलेंगे शूट एपेक्स में ग्रोथ हो रही है। और ये रूट का नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रूट एपेक्स। तो इस जगह भी ग्रोथ होगी, डिवाइडिंग सेल्स होंगे, डिवाइडिंग सेल्स का रीजन होगा जिसको हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक रीजन, वहां पर ग्रोथ हो रही है। तो ये ऐसे फेज को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज। एंड दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड पोजेस लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई। हमेशा याद रखना, ऐसा कोई सेल जहां पर डिवीजन चल रहा हो, जहां पर नए सेल्स बन रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल और दी सेल्स आर डिवाइडिंग, तो उस सिचुएशन में सेल के अंदर हमेशा न्यूक्लियस का कंटेंट ज्यादा होता है और साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम होता है कंपैरेटिवली किसमें? सारे डिवाइडिंग सेल्स में। और ऐसा क्यों होता है भाई? आप खुद सोचो, डिवीजन में हिस्सा लेने वाला कौन होता है? बेसिकली न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म तो बस हेल्प करता है, कैरियोकाइनेसिस जो न्यूक्लियस करेगा वो तो इंपॉर्टेंट है। उस चीज के लिए डिवाइडिंग जो सेल्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस बहुत बड़ा और साइटोप्लाज्म काफी छोटा होता है। ये मेरिस्टेमेटिक फेज या फिर लैग फेज होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे इलोंगेशन फेज की। इलोंगेशन फेज को लॉग फेज भी कहते हैं, ये लॉग फेज भी कहलाता है। यहां पर जो फेज होता है इसमें प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। आप खुद सोचो, अगर ये मेरी स्टेम है, यहां पर मेरे डिवाइडिंग सेल्स थे यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल थे, तो इसके जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होगा, इसके नीचे जो जस्ट प्रेजेंट होगा उसको मैं क्या बोलूंगी? उसको मैं बोलूंगी इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन बोलूंगी। ठीक है? तो मेरिस्टेमेटिक, ऐसा रूट में भी था, हमने रूट में भी पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ जहां पर भी चल रही होती है उस एरिया के एडजेसेंट जो एरिया होता है, प्रॉक्सिमल उसके पास में जो एरिया होता है उसे हम इलोंगेशन जोन बोलते हैं। एंड इट इंक्रीजेस द वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इन दिस फेज। हमें कैसे पता चलता है कि मेरिस्टेमेटिक फेज के जो सेल्स हैं वो अलग हैं और इलोंगेशन सेल फेज रीजन के जो सेल्स हैं वो अलग हैं? हमें ऐसे पता चलता है कि इलोंगेशन वाले फेज में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के ऊपर, ये जैसे मान लो सेल्स हैं, तो इन सेल्स के ऊपर एक्स्ट्रा से डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा से डिपोजिशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर सेल वॉल आकर रहने लगेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा से डिपोजिशन हो जाएगा, सेल वॉल बन गई। फिर यहाँ पर भी कुछ डिपोजिशन हो गया, यहाँ पर कुछ डिपोजिशन हो गया, यहाँ पर कुछ डिपोजिशन हो गया। तो जहां पर भी आपको इलोंगेशन जोन दिखेगा वहां पर कुछ एक्स्ट्रा डिपोजिशन दिखेगा।
कुछ एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सर्टन मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा? सेल में। तो हम सेल का स्ट्रक्चर देख के पहचान जाएंगे कि भाई ये कौन सा जोन है, इलोंगेशन का जोन है। देखो, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल इन दिस फेज। सेल एनलार्जमेंट भी होगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो सेल थे, अगर मैं इसके सेल बनाऊंगी तो सपोज करो ये छोटे छोटे सेल थे जो डिवाइड कर रहे थे। अब इलोंगेशन जोन में ये सेल्स ऐसे दिखने लगे, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा डिपोजिशन तो हुआ ही हुआ और एनलार्ज भी हो गए सेल्स गेट एनलार्ज। ठीक, इसके बाद आता है मैच्योरेशन फेज या फिर सेंसेंस फेज। मैच्योरेशन फेज होता है जहां पर सेल में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंशिएशन आ जाता है आफ्टर देयर ग्रोथ डिटीरियोरेट्स। मतलब कि अब सपोज करो इसके नीचे के सेल्स, सपोज करो इस जोन के सेल्स को अगर मैं कौन सा जोन बोल दूंगी? मैच्योरेशन का जोन बोल दूं, तो यहाँ के सेल्स कैसे होंगे? यहाँ के सेल्स में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। पहला होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, पहला होगा स्ट्रक्चरल, दूसरा होगा फंक्शनल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? 1 मिनट, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन। क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रक्चर में और फंक्शन में चेंज आ गया है। ऑब्वियसली आएगा, स्ट्रक्चर में तो ऐसे आएगा कि वो सेल अगर मैच्योर हो गया, अगर उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, परमानेंट सेल बन गया, तो स्ट्रक्चर तो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन फंक्शन के फॉर्म में कैसे आएगा? भाई जो सेल मेरिस्टेमेटिक जोन में, ध्यान से सुनना, जो सेल मेरिस्टेमेटिक जोन में था, मैं इसको पूरा लिख देती हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो सेल मेरिस्टेमेटिक जोन में था वो हमेशा से डिवाइड कर रहा था, उसका फंक्शन था डिवीजन करना। जब वो इलोंगेशन में आया तो उसका फंक्शन क्या हो गया कि वो अपना जो भी काम कर रहा होगा उसके साथ या तो वो परमानेंट होने जा रहा होगा या फिर वो प्लांट के दूसरे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर में होता है। इसके बाद फिर आता है मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन के दौरान क्या हुआ होगा? भाई अब उसका फंक्शन परमानेंट हो गया। हो सकता है इलोंगेशन जोन में वो कुछ और भी काम करे, लेकिन मैच्योरेशन में क्या होगा? उसका फंक्शन परमानेंट हो जाएगा, उसके अलावा वो और कोई काम करेगा ही नहीं। डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड ही करेगा, और कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। जब ऐसा हो जाए तो उसे कहते हैं मैच्योरेशन फेज। तो यहां पर दे अंडरगो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लीजिए इसको। डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। अब जब भी प्लांट में ग्रोथ होती है तो कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। बहुत जरूरी होती है मतलब कि भाई प्लांट को वाटर चाहिए ग्रो होने के लिए, प्लांट को टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि अच्छा ग्रो करे। इसके बाद इसको न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है अगर प्लांट अच्छा ग्रो होना चाहिए। लाइट इंपॉर्टेंट है, लाइट जरूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, पीएच इंपॉर्टेंट है, सॉइल कैसी है नेचर में। तो ये कुछ चीजें हैं जो कंडीशंस होती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, सबसे एसेंशियल होता है वाटर, पानी मिल जाए तो आता है ऑक्सीजन, फिर आता है न्यूट्रिएंट, फिर आता है टेम्परेचर, फिर आता है लाइट। अब इसमें ऑक्सीजन मिसिंग था, बिना ऑक्सीजन के प्लांट को चलता ही नहीं बाबा, चाहिए ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, ऑक्सीजन की, मिनरल्स की और एज वेल एज टेम्परेचर और लाइट की। सबसे पहले हम अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर जो है वो क्या करता है? वाटर जो है वो टर्जिडिटी मेंटेन करता है सेल की, सेल को टर्जिड बनाए रखता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी कराता है। जब आप इसको नोट करोगे तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि वाटर का पहली चीज जो मिल रही है वो है टर्जिडिटी, और दूसरी चीज जो मिल रही है वो क्या है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक, यही बस दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी। क्लियर? वाटर के बारे में लिख लीजिए पहले।
अब नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे 2 टाइप के होते हैं, तो एक मैं यहां लिख देती हूं, न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा था कि एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, 1 मिनट, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। दूसरा कौन होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब इसमें फर्क क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसीलिए माइक्रो कहलाते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, अगर ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तब तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। मतलब मैं ये बोल सकती हूं कि अगर देयर इज प्रेजेंस, if there is presence of such nutrients, अगर ये nutrients present है तब तो प्लांट में भाई ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पर अगर ये न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट हुए तो वो क्या कर देंगे? इट विल कॉज इनका एब्सेंस या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट, कम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, इनसफिशिएंट अमाउंट अगर है न्यूट्रिएंट्स का, इनसफिशिएंट अमाउंट है अगर न्यूट्रिएंट्स का, तो क्या होगा? तो फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी होगी और डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने लगेंगे। ठीक है, सिम्टम्स दिखने लगेंगे। ये होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। और इस न्यूट्रिएंट से जो 2 चीजें हम गेन करने वाले हैं, यानी कि प्लांट गेन करने वाला है, वो क्या है? पहले नंबर पे न्यूट्रिएंट से इसको पहले नंबर पे क्या मिल जाएगा? पहले नंबर पे इसको मिल जाएगा प्रोटोप्लाज्म बनाने का खाना मिलेगा और दूसरे नंबर पे इसको मिलेगा सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि आप कह सकते हो एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, तो ये हो गई हमारी किस चीज की बात? न्यूट्रिएंट्स की बात। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इट रेंजेस अबव ऑप्टिमम फॉर प्लांट ग्रोथ, में डैमेज द प्रोटोप्लास्ट एंड डीनेचर द एंजाइम। भाई अगर टेम्परेचर आपने सही प्रोवाइड कर दिया तब तो सारा सही है, नहीं किया तो आपको भी पता है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है और ये डीनेचर हो जाते हैं। एंजाइम डीनेचर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच का वो जो बॉन्ड होता है इट ब्रेक्स डाउन, द बॉन्ड विच कैरीज टू कंपोनेंट्स, टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर, वो बॉन्ड टूट जाता है, 2 कंपाउंड्स बनाने वाला। तो ये हो गई हमारी न्यूट्रिएंट्स और टेम्परेचर की बात। अब नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन उसी से होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तभी एटीपी बनेगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और तभी इसको एनर्जी मिल पाएगी। तो ऑक्सीजन जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सो हेंस अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी फॉर बायोसिंथेटिक एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑक्सीजन है या नहीं। दूसरा, लाइट और ग्रेविटी की अगर हम बात करें, सो ऑल्सो अफेक्ट सर्टन फेजेस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। भाई लाइट प्रॉपर मिलना जरूरी है, नहीं तो प्लांट जो है वो अपना खाना नहीं बना पाएगा। खाना नहीं बना पाएगा, रेस्पिरेशन के दौरान तोड़ेगा किसको? ग्लूकोज ही नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। सो अल्टीमेटली इट विल हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल। तो डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है? अभी हमने जोन्स देखे थे। डेवलपमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं और वो पूरे चेंजेस जो हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, उसकी लाइफ साइकिल में फ्रॉम जर्मिनेटिंग टू सेंसेस, यानी कि एक बार जर्मिनेट हो गया, उग गया है, ग्रो करना स्टार्ट कर चुका है, तो वहां से लेकर जब तक पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती, आखिर तक जहां पर हम सेल को मैच्योरेशन जोन में ना ले जाएं, उस समय तक सारे जितने भी डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे वो सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस में आएंगे। सेल में जो भी चेंजेस दिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस विच कॉन्स्टिट्यूट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेल ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट में कैसे डेवलपमेंट होता है? देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल था,
उसने डिवीजन करा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ कराई, तो एक नया सेल बन गया, नया सेल एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होकर एनलार्ज हो गया तो एनलार्जमेंट बन गया, फिर ये डिफरेंशिएट कर गया। डिफरेंशिएट करना मतलब अपना थोड़ा नेचर बदल लेना। जैसे कि सेल तो हमारी बॉडी में तब भी थे जब जाइगोट बना था, लेकिन फिर धीरे धीरे सेल डिवाइड करते गए, डिवाइड करने के बाद उन्होंने डिफरेंशिएट करना चालू किया। तो डिफरेंशिएट करके उन्हें समझ में आया कि भाई हम अब अलग अलग काम करने आए हैं, डिवीजन ऑफ लेबर की हमको प्रैक्टिस करनी है, तो भाई तुम सारे के सारे हार्ट का काम देख लो, हम सारे के सारे किडनी का काम देख लेंगे, ये सारे के सारे स्टमक का काम देख लेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाता है बॉडी में। अब प्लांट में कैसे डिफरेंशिएशन होगा? भाई सारे तुम जाओ जाइलम बनाओ, सारे तुम जाओ फ्लोएम बनाओ, तुम लोग जाओ तो पिथ के पास अरेंज हो जाओ, तुम लोग जाओ तो लीफ के पास मीजोफिल लेयर बना लो, एपिडर्मिस बना लो, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा बना लो। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो नेचर बदल रहा है, वो क्या है? वो डिफरेंशिएशन। और इस तरीके से सेल हो जाता है मैच्योर। मैच्योर सेल में सेंसेशंस यानी कि मैच्योरिटी के बाद हो जाती है डेथ। तो ये एक साइकिल है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आप ये साइकिल जरूर नोट कर लीजिए। ओके, सो डन। Now the next is developmental process in plant cell. Plant cell में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? तो इस प्लांट सेल के डेवलपमेंट को हम कहते हैं, प्लांट सेल के डेवलपमेंट को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। तो फिर मैडम प्लास्टिसिटी क्या होता था, एक बार याद दिला दो। प्लांट पे जब डिफरेंट पाथवेज फॉलो करता है सेल ताकि वो ग्रो कर सके डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ फॉर्म में, तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे। एक पाथवे अलग अलग टाइप के होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसा था? फेवरेबल था, अनफेवरेबल था, तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। एंड फेजेस ऑफ लाइफ, और डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं लाइफ के, अपन ने अभी पढ़े थे, टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिससे वो अलग अलग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाएगा, तो इसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। दिस इज नोन एज प्लास्टिसिटी। एंड एग्जाम्पल इज हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई एक एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछ लिया जाए, तो एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिएगा। प्लास्टिसिटी मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है? अगर मैं और इजी वे में बताऊं तो ये एक ऐसा पाथवे है जो प्लांट ने फॉलो किया डिपेंडिंग अपॉन कि इसका एनवायरनमेंट कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, फेवरेबल था, अनफेवरेबल था, या फिर कौन सा फेज ऑफ लाइफ था, इसके बेसिस पर इसने अपना पाथवे डिसाइड किया, और फिर इन दोनों को देखते हुए इसने अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किया, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किया, तो उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इजी? लिख लीजिए। लिख लिया? डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन। अब जब हम प्लांट हार्मोन की बात करते हैं, तो जैसे हमारी बॉडी में देखो, कोई भी चीज को अगर आपको ध्यान रखना है, अगर याद रखने में कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? हम उसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। कोरिलेट कैसे करेंगे? जैसे हमारी बॉडी में क्या होते हैं? हार्मोन्स, और वो सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं बॉडी में। जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी डायबिटीज़ जो है, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है, हाई चला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो बॉडी का फंक्शन जो है वो खराब होगा, ब्रेन हैम्पर हो सकता है, दूसरे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। तो ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, इन्हें एक्सक्लूसिवली कौन हैंडल करता है? हार्मोन हैंडल करता है। ऐसे ही इसी तरीके से प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो प्लांट में जो ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स होते हैं वो कहलाते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या फिर उन्हें हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। दे आर स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें बहुत सारा केमिकल कॉम्पोजिशन है। केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग हार्मोन्स में। दे में कंटेन इंडोल कंपाउंड। एक इंडोल कंपाउंड रिंग हो सकती है, जैसे कि एडेनाइन हो सकता है, एडेनाइन डेरिवेटिव्स ऑफ केराटिनॉइड हो सकता है, टर्पीन्स हो सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन एंजाइम हार्मोन्स जो प्लांट में यूज होते हैं। तो इसमें अलग अलग चीजों से ये हार्मोन बने होते हैं। अब हमें स्पेसिफिकली कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। वो क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, तो जिन्हें हम पीजीआरस कहते हैं।
पीजीआर जो होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनसे क्वेश्चन सिर्फ पीजीआर के नाम से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए जहां पर भी आप इसे नोट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंट कलर से मार्क कर लीजिए और फिर नोट करिए। नेक्स्ट होता है पीजीआर्स, जैसे कि ऑक्सिन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन जैसे ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन जो होते हैं, इनको ग्रोथ प्रमोटर्स बोलते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर्स एक्सक्लूसिवली, ग्रोथ प्रमोटर्स नाम से ही समझ में आता है कि ग्रोथ प्रमोटर्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने में काम करेगा। तो कौन कौन से हैं कौन कौन से हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे पास हैं? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, इसके बाद हमारे पास है गिबरेलिन, गिबरेलिन, और है ऑक्सिन। और कौन सा है? ऑक्सिन। ये सारे क्या हैं? दीज आर ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। अब कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रोथ को रोक देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर्स। सी, एज दीज आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग, ये क्या कर रहे हैं? ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि सेल डिवीजन को, सेल एनलार्जमेंट को, पैटर्न फॉर्मेशन, टॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं? ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। आप पहले इन चीजों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ग्रोथ इनहिबिटर्स बताती हूँ। तो ये हो गया हमारा ग्रोथ प्रमोटिंग, ठीक है, जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। अब आते हैं वो हार्मोन्स जो क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू इनहिबिट ग्रोथ। तो इन्हें हम कहते हैं ग्रोथ, इन्हें हम कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। अब ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या करते होंगे? दिमाग लगाओ। ग्रोथ इनहिबिटर्स ऑब्वियसली ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। तो ऐसे हार्मोन्स जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं, शेडिंग ऑफ लीव्स करवा देते हैं, मतलब जहां पर डिग्रेडेशन वाला पार्ट आ जाता है, जहां पर कुछ टूट रहा है या ग्रोथ खत्म हो गई है, ऐसी चीजें जो करता है उसे हम ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका इथाइलिन, इथाइलिन, और दूसरा है एब्सिसिक एसिड, दूसरा है एब्सिसिक, 1 मिनट, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? ग्रोथ को करने वाला है इनहिबिट, ठीक। इथाइलिन क्या करने वाला है? ग्रोथ को रोकने वाला है, जबकि ग्रोथ को प्रमोट कौन करेगा? साइटोकाइनिन, गिबरेलिन और ऑक्सिन। इसको लिख लीजिए, डन। तो यहां पर लिखा हुआ है ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है, डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिन को। ऑक्सिन जो होता है वो एक्सक्लूसिवली कैसा होता है? ऑक्सिन जो होता है वो एक्सक्लूसिवली कैसा होता है? ग्रोथ प्रमोटर होता है। क्या होता है? ग्रोथ प्रमोटर होता है, जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है। एब्सिसिक एसिड को ऑक्सिन या फिर इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA भी कहते हैं। ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड मतलब क्या है? इंडोल रिंग है, उस पे थर्ड स्ट्रक्चर पे एसिटिक एसिड मिला हुआ है, तो वो IAA कहलाता है। नाम याद रखना जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग अपाइसिस। कहां पर प्रोड्यूस होता है? जहां ग्रोइंग एरियाज होते हैं, स्टेम के या फिर रूट्स के, और इससे क्या बनता है? माइग्रेट हो जाता है। देखो, जहां पर भी ग्रो हो रहा है, अगर वहां पे इसका काम नहीं है तो वहां से निकल के माइग्रेट हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। जब दूसरी जगह चला जाएगा तो वहां पर दूसरी जगह अपना एक्शन दिखाएगा। सो दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। जहां ये एक्शन करना चाहते हैं वहां पर माइग्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिन लाइक IAA एंड IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स। ये प्लांट से निकल कर आते हैं। वाइल अगर हम नैफ्थलीन एसिटिक एसिड की बात करें एंड 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटेट की बात करें तो ये सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं। ये सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं। तो ऑक्सिन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो नेचुरली अकरिंग होता है, प्लांट्स में से निकलता है, जो कौन कौन सा है? IAA और IBA, ठीक है, एसिटिक एसिड वाली और ब्यूटारिक एसिड वाली। और इसके बाद जो सिंथेटिकली बन रहा है वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनाइल एसिटेट। इनको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है, नीट लिखो,
दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है क्वेश्चन में एब्सिसिक एसिड के बारे में पूछा हो लेकिन डायरेक्ट आपको क्या दे दिया हो, एब्सिसिक ऑक्सिन के बारे में पूछा हो लेकिन ऑक्सिन नाम देके ऑक्सिन ना दिया हो और उसकी जगह कुछ और नाम दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। पहले आप इसको लिख लीजिए, नाम अच्छे से नोट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा गिबरेलिन। तो गिबरेलिन वापस से क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर होता है, ग्रोथ प्रमोटर होता है, ग्रोथ को करता है प्रमोट, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि दीज आर ग्रोथ प्रमोटिंग फाइटो हार्मोन। आपको जहां पर भी क्वेश्चन मिलेगा ना वो फाइटो हार्मोन के नाम से मिलेगा अगर प्लांट की बात हो रही है। फाइटो मतलब प्लांट और हार्मोन आपको पता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो होता है इट इज मोर देन 100 गिबरेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे फंजाई के पास भी आपको गिबरेलिन मिलता है, हायर प्लांट्स के पास भी मिलता है। तो दे आर डिनोटेड एज GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। तो गिबरेलिन जो है वो अलग अलग प्रेजेंट है, अलग अलग जगह से आप गिबरेलिन निकाल सकते हो। तो दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से हमने उसके नाम दे दिए हैं, ठीक है। GA1, GA2, GA3 हमने नाम दे दिए। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन प्लांट्स, जैसे कि लेंथ करा देगा इंक्रीज स्टॉक की, स्टॉक लंबी हो गई, या फिर फ्रूट इलोंगेट हो गया। तो कहीं पर भी अगर ग्रोथ हो रही है तो वो कौन करने वाला है, देखो वो करने वाला है गिबरेलिन। तो गिबरेलिन जो है वो फिजियोलॉजिकल चीजों में इंक्रीज दिखाता है। फिजियोलॉजिकल चीजों का मतलब क्या होता है, प्लांट की बॉडी के अंदर का जो फंक्शन है उसमें अपना काम करता है ताकि ग्रोथ हो सके। तो अब दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टॉक, इंक्रीज कर दिया, हो सकता है फ्रूट इलोंगेट कर दे, हो सकता है कि इंप्रूव शेप अच्छा कर दे, या फिर सेंसेशंस यानी कि जो एजिंग है वो कम कर दे, या फिर प्रमोट करे ब्लॉटिंग, इंटरनोड इलोंगेशन। अगर ये नोड है और ये नोड है तो इसके बीच का एरिया क्या है, बीच का एरिया इंटरनोड है, बीच का एरिया इंटरनोड है। तो हो सकता है ना कि ये इस इंटरनोड को इलोंगेशन करवा दे। तो ये भी काम किसका है, गिबरेलिन का है। इलोंगेशन हो रहा है तो क्या गिबरेलिन क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है ग्रोथ को इलोंगेशन के थ्रू। एंड इन मेनी प्लांट्स ऑन फीमेल प्लांट मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ GA। अब देखो क्या होता है कि हम बोलते हैं कि बाइसेक्सुअल भी होता है प्लांट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों दिख रहे हैं। तो जिसमें अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसमें मेल पार्ट भी अगर आ जाता है तो वो किसकी वजह से आ रहा है, गिबरेलिन की वजह से आ रहा है। इज दैट क्लियर, ये सारी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये नेचुरल साइटोकाइनिन को अलग नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं काइनेटिन। काइनेटिन, और ये जो काइनेटिन होता है ये यूजुअली वहां देखा जाता है जहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं। डिवाइडिंग सेल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एरिया में प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग पार्ट के डेवलपमेंट में काम करेंगे। जैसे कि यंग बर्ड कोई डेवलप होना चाहती है, शूट को डेवलप होना है, कोई भी नया अगर पार्ट प्लांट का उगता है तो वो किसकी वजह से है, वो है साइटोकाइनिन की वजह से। देखिए नेचुरल साइटोकाइनिन जिसका नाम क्या है, काइनेटिन नाम से क्वेश्चन भी आ सकता है, आर सिंथेसाइज्ड इन, कहां पर बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन मतलब डिवाइडिंग सेल्स के रीजन में बनते हैं, रैपिड सेल डिवीजन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल रूट अपाइसिस, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो ये इसकी रूट है, तो रूट ये सॉइल है, ये रूट का अपाइकल एंड होगा ना सबसे नीचे वाला, वहां पर हो सकते हैं। डेवलपिंग शूट बड में हो सकते हैं, हो सकता है ना कि कोई यहाँ पर शूट पर कोई छोटी सी बड खिल के आ रही हो, कोई छोटी सी बड आ रही हो तो वहां पर भी हो सकता है, या फिर यंग फ्रूट्स में हो सकता है। तो हमेशा यंग पार्ट्स में पाया जाएगा। सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन, बहुत सारे नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स हैं जैसे कि जियाटिन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो जियाटिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल हमेशा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। डन, लिख लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन जो है ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, तो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ इनहिबिशन का काम करता है। अब ग्रोथ इनहिबिशन का काम तो कर रहा है, लेकिन आपको इसके प्रोडक्ट से क्या समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट से क्या आप ये समझ पा रहे हैं, प्रोडक्ट से क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसा होगा,
इथाइलिन है तो गैशियस फॉर्म में होता है, इसको हम गैशियस फाइटो हार्मोन कहते हैं, जो कहां पर बनता है, लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेंसेंस या फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जहां पर फ्रूट पक रहा होता है या जहां पर एजिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, वहां पर ये इथाइलिन देखा जाता है। इट प्रमोट्स सेंसेंस या फिर एब्सीशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, फ्रूट राइपनिंग, इनहैंस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये हर काम एजिंग की तरफ करेगा। बड बेचारी छोटी सी जो एक नई कली होती है वो फिर फूल बनती है, फूल बनने के बाद पॉलिनेशन करके उसमें फ्रूट बनता है, फिर फ्रूट को पकना होता है, राइपनिंग होनी होती है, तब जाके फ्रूट अपने स्टॉक से डिटैच होता है और तब जाके वो फ्रूट यूटिलाइजेशन के लिए काम आता है। तो जहां तक ग्रोथ हो रही थी वहां तक तो ठीक था, ग्रोथ थोड़ी प्रमोट हुई, इलॉन्गेशन हुआ, वहां तक भी ठीक था। अब इसके बाद क्या हुआ, हमको ग्रोथ को रोकना है तो कैसे रोकेंगे, वहां पर जैसे ही राइपनिंग शुरू होगी तो ये हार्मोन आने लगेगा, इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रोथ में सेंसेंस यानी कि एजिंग लाने का काम करता है। तो क्या करेगा, फ्रूट्स जहां पर राइप हो रहे होंगे रेस्पिरेशन बढ़ा देगा। अच्छा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई, वो इसीलिए पड़ गई कि रेस्पिरेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी हमें किस चीज के लिए मिल जाएगी, फ्रूट के राइपनिंग के लिए मिल जाएगी। सो दिस इज द मेन फंडा। ठीक है, ये इथाइलिन हो गया। अब अपन बात करते हैं एब्सिसिक एसिड। अगेन अ ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर कैसा है, ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला। तो इट एक्ट्स एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट का मेटाबॉलिज्म ही बंद करा देता है। इसका वाइड रेंजिंग इफेक्ट होता है प्लांट के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। ग्रोथ भी कराएगा, डेवलपमेंट कराएगा और उसके बाद क्या कर देगा, ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, जो बीज उग रहा होता है ना उसको रोक देता है। स्टिम्युलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद कर देगा। स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा। इसके बाद इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एक अच्छा काम जो एब्सिसिक एसिड करता है वो क्या करता है, प्लांट की अनफेवरेबल कंडीशंस में यानी कि अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में, अनफेवरेबल फैक्टर्स में प्लांट की सरवाइव करने की क्षमता को बढ़ा देता है एब्सिसिक एसिड। देखो, इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन यहां से बना तो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जो क्वेश्चन बनेगा, वो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जो क्वेश्चन बनेगा वो किसकी बात कर रहा होगा, वो बात कर रहा होगा एब्सिसिक एसिड की। किसकी बात कर रहा होगा, एब्सिसिक एसिड की। इतना समझ में आ गया, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो प्लांट जब लाइट होगी तब कैसा बिहेव कर रहा है, जब लाइट नहीं होगी तब कैसा बिहेव कर रहा है, इसे हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। सिंपल, हाउ द plant is going to respond in presence of light and how the plant is going to respond in absence of light, इसे ही हम photoperiodism कहते हैं। Response of plant to periods of light or day or night is termed as photoperiodism। एक बार लाइट थी तो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, लाइट नहीं थी तो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। इसके बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ डे नाइट प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक को हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। प्लांट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और लॉन्ग डे प्लांट बोला। लॉन्ग डे प्लांट कौन होता है, जिसको लाइट जो है वो ज्यादा चाहिए होती है। सो इट रिक्वायर्स लाइट फॉर a period of exceeding a well defined critical duration, यानी कि रेडिश में, हेनबेन में देखा जाता है। तो इसे लाइट जो है, लॉन्ग डे बोला है ना, तो इसे लाइट जो है वो एक्सीडिंग पीरियड के लिए चाहिए, एक्सीडिंग पीरियड के लिए चाहिए, बहुत सारा लाइट चाहिए इसको। तो लॉन्ग डे प्लांट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, जिसको कम समय के लिए, क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम समय के लिए लाइट चाहिए अगर प्लांट को अपना काम करने के लिए, ग्रोथ और फंक्शन प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। इसको एक्सपोजर जो चाहिए वो इट इज लेस देन क्रिटिकल ड्यूरेशन बिफोर फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड इन देम। जब फूल नहीं उगा होता है उसके पहले की बात हो रही है। एग्जाम्पल है ज़ैंथियम।
किसमें देखा जाता है? ज़ैंथियम में। अब डे न्यूट्रल क्या होता है? डे न्यूट्रल का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं है एक्सपोजर टू लाइट और ड्यूरेशन एंड इंक्यूबेशन ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग कब चालू हुई थी और उससे लाइट मिली थी या नहीं मिली थी, उसके पहले मिली थी या बाद में मिली थी, इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। न्यूट्रल है ये, और लाइफ में वही सक्सेसफुल होता है जो न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल हो गया पिसम सटाइवम, ठीक है, मटर, पी, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट। आप इसको पहले एक बार लिख लीजिए। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज फोटोपीरियोडिज्म में इट इज नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ऐसा नहीं है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड, बट द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड हैज इक्वल इंपॉर्टेंस इन फ्लावरिंग। देखो आपको भी पता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम पूरे समय अगर धूप में रखें तो वो मुरझाने लगते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको आप शेड में रखोगे तो वो मुरझाने लग जाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लाइट पीरियड होना जरूरी है या सिर्फ लाइट का प्रेजेंस जरूरी है, जरूरी दोनों चीजें हैं। प्लांट को इक्वली लाइट और डार्क शेड मिलना चाहिए, लाइट और डार्क पीरियड मिलना चाहिए। साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क ड्यूरेशन आर दी लीव्स। कौन महसूस करता है उस लाइट को और डार्कनेस को? लीव्स महसूस करती हैं। वो जो परसेप्शन है वो कहां जाता है? लीव्स में जाता है। इट इज सेड दैट अ हार्मोनल सब्सटेंस जैसे कि फ्लोरिजन जो है वो माइग्रेट करता है, यानी निकल कर जाता है लीव से शूट की तरफ, ताकि वो फ्लावरिंग को बढ़ा सके, so that it can induce flowering when the plants are exposed to the necessary inductive period। अगर ये लाइट और डार्क पीरियड्स मिलते रहें तो उसमें से लीफ में से एक हार्मोन निकलकर कहाँ जाता है? शूट में, और फिर वो क्या करवा देता है? शूट में जाकर के वो जो फ्लावरिंग है उसको प्रमोट करता है। ऐसा करने वाला कौन सा हार्मोन है? ऐसा हार्मोन है फ्लोरिजन हार्मोन। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, राइट इट डाउन। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है? वर्नलाइजेशन होता है डिपेंडेंस ऑफ प्लांट फॉर फ्लावरिंग ईदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। देखो प्लांट में, अगर प्लांट को आपको मान लो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और आपको उसे ग्रोथ चाहिए, आप चाहते हो ज्यादा स्पीशीज हो उस प्लांट की, तो ऑब्वियसली फ्लावरिंग का पैटर्न जो है वो जरूरी है, फ्लावरिंग होना जरूरी है। फ्लावरिंग होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा। तो वो जो टेम्परेचर है जो क्या प्रमोट करेगा? क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, उसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। इट प्रिवेंट्स precocious reproductive development late in growing season enables plant to have scientific time to reach maturity। ये क्या करता है कि प्लांट को एक प्रॉपर टाइम देता है, किस चीज के लिए? ताकि प्लांट प्रॉपरली मैच्योर हो सके, प्लांट के बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं वो अपना फंक्शन कर सकें, जितने भी टिश्यूज हैं वो अपना फंक्शन कर सकें, और एक प्रॉपर लाइफ स्पैन में उसका क्या हो जाए? मैच्योरेशन हो। इस चीज के लिए ये हेल्प करता है वर्नलाइजेशन। और वर्नलाइजेशन में फिर से बता देती हूँ, देखो रीड करो क्या लिखा है। डिपेंडेंस ऑफ प्लांट फॉर फ्लावरिंग ईदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखी जाए फ्लावरिंग के लिए, तो उसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। इज दैट क्लियर? लिख लिया? ओके। नाउ टर्म वर्नलाइजेशन सबसे पहले देने वाले थे सर टी.डी. लेसेनको। ही वाज टी.डी. लेसेनको, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ वर्नलाइजेशन, जब वर्नलाइजेशन होता है तो फ्लावरिंग हार्मोन जिसे हम वर्नैलिन कहते हैं वो बन जाता है, बट इट हैज नेवर बीन आइसोलेटेड। ये वर्नैलिन हार्मोन बनता तो है और ये क्या प्रमोट करता है? ये फ्लावरिंग प्रमोट करता है, लेकिन आज तक इस फ्लावरिंग करने वाले हार्मोन को आइसोलेट नहीं किया गया, यानी कि प्लांट में से निकाल कर नहीं देखा गया। सो वर्नैलिन वर्नलाइजेशन, आई होप ये आपको याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अलग अलग हार्मोन्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, अदर देन एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ऑक्सिनिन के अलावा इथाइलिन, इन सब के अलावा हमें जो अलग हार्मोन मिल रहे हैं दे आर इंपॉर्टेंट। अब आता है सीड डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन। सीड डोरमेंसी मतलब क्या है? सीड का एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाना जहां से वो जर्मिनेट हो सकता है, ग्रो हो सकता है, जहां सीड केपेबल है एक प्लांट को ग्रो कराने में। The internal inhibition of germination of normal or viable seed when it is placed under most favorable condition required for its germination is called seed dormancy। मतलब क्या? एक internal inhibition हुआ germination का,
ठीक है, जर्मिनेशन को इनहिबिट किया गया। कैसे किया? नॉर्मल या फिर अलग अलग सीड में, इवन व्हेन इट इज प्लेस्ड अंडर, जब ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में रखा जाए तब भी, तो उसे हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी में क्या कर दिया हमने? इनहिबिट कर दिया उसको ग्रोथ होने से। ठीक है, हमने इनहिबिट कर दिया ग्रोथ को, इनहिबिट कर दिया ग्रोथ को, तो सीड डॉर्मेंसी हो गई। अब आता है डॉर्मेंट सीड्स जो होते हैं वो नॉन जर्मिनेटिंग कंडीशन में ओनली फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक अगर रहें, सो इट मे वेरी फ्रॉम डेज टू ईयर, दिस स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड डॉर्मेंसी पीरियड। बहुत बार ऐसा होता है कि जो डॉर्मेंसी का सीड होता है उसमें नॉन जर्मिनेटिंग कंडीशन, नॉन जर्मिनेटिंग कंडीशन मतलब आप कह सकते हो कि कोई नॉन फेवरेबल कंडीशन रही होगी जहां पर कुछ स्पेसिफिक समय के लिए मतलब वो समय हो सकता है कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक का, तब तक के लिए जो सीड जो है वो क्या रह जाए? डॉर्मेंट रह जाए, तो उसे हम कहते हैं डॉर्मेंसी पीरियड। ये पूरा एक एंटायर पीरियड है। ठीक है, तो सीड की डॉर्मेंसी और पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी दोनों अलग अलग चीजें। अब देखो, डॉर्मेंसी इन सीड इज may be due to presence of some blocks within the seeds which act as barrier for germination। अब सीड के अंदर क्या होता है? सीड के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी है जो ब्लॉक कर रही है जर्मिनेशन, जो रोक रही है जर्मिनेशन के प्रोसेस को, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि भाई वो डॉर्मेंसी उसने इनहिबिट कर दी। सीड डॉर्मेंसी इट कीप्स सीड्स इन वाइबल स्टेट इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये सीड को एक वाइबल स्टेट में रखता है ज्यादा लंबे समय तक के लिए। राइट इट डाउन। ओके, तो ये हो गई सीड डॉर्मेंसी की बात। अब सीड डॉर्मेंसी में एक नेचुरल ब्रेकिंग होता है सीड डॉर्मेंसी का, और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल ब्रेकिंग। तो आप देखेंगे पहले कि जो नेचुरल ब्रेकिंग है उसमें क्या होता है? वीकनिंग या फिर रप्चरिंग हो गई है टफ इम्परमिएबल सीड कोट की, कुछ ना कुछ नेचुरल वजह, नेचुरल रीजन से। जैसे कि हो सकता है कोई बड़ा सा एनिमल, कोई एलिफेंट होगा जिसने क्रश कर दिया होगा सीड को, तो वो जो सीड कोट है वो टूट गया। तो ये नेचुरल किसी रीजन से अगर सीड में कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो डॉर्मेंसी पे ना जा पाए, मतलब उसमें डॉर्मेंसी आ जाए, ग्रोथ ना कर पाए, जर्मिनेट ना हो पाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी बाय मैकेनिकल एब्रेजन एंड माइक्रोबियल एक्शन। तो मैकेनिकल एब्रेजन तो मैंने आपको बताया, हो सकता है कोई इंफेक्शन हो गया, माइक्रोबियल एक्शन हो गया हो, एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब जैसे किसी एनिमल ने वहां पर फीसेस डिपॉजिट कर दिया, या फिर तो वो क्या हो जाएगा? एंजाइम्स उस पे रिलीज हो जाएंगे। या फिर किसी एनिमल ने उस सीड को खा ही लिया तो भी उस पे एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, इट मेक्स दी सीड कोट सॉफ्ट एंड परमिएबल, तो वो सीड को क्या कर देता है? सॉफ्टन कर देता है। दिस हैपेंस इन केस ऑफ स्मॉल सीड्स रेगुलरली पासिंग थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स ऐसी चीजों को बाहर से पड़ी हुए सीड्स खा लेते हैं, बर्ड्स खा लेती हैं सीड्स को, तो ऐसी सिचुएशन में ये नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी हो जाता है, यानी किसी नेचुरल रीजन की वजह से देयर हैज बीन अ सीड डॉर्मेंसी। तो नेचुरल रीजन क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मैकेनिकल रीजन हो सकता है, मैकेनिकल रीजन हो सकता है, और दूसरा हो सकता है माइक्रोबियल एक्शन, दूसरा हो सकता है माइक्रोबियल एक्शन। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी एक रीजन हो सकता है, ठीक, जिसकी वजह से देयर वाज अ ब्रेकिंग इनटू द डॉर्मेंसी। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट है अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ड्यूरिंग डॉर्मेंट पीरियड बाय इमैच्योर एम्ब्रियो। डॉर्मेंसी के दौरान एक मैच्योरिटी आ गई पहले ही इमैच्योर एम्ब्रियो में, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बन गए, जैसे कि साइटोकाइनिन एंड गिबरेलिन या ऑक्सिन। तो ये सारी चीजें भी इसमें ही काउंट होंगी। अब अगर हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी क्या होता है, तो हमने सीड कोट को ही रप्चर करना है, लेकिन फाइलिंग, चिपिंग, मशीन थ्रेशिंग, किसी ऐसे रीजन, मान लो सड़क बना दी वहां पर जहां पर ये सीड्स ग्रो हो रहे थे, वहां पर जो फार्मलैंड था वहां पे सड़क बना दी, तो ये क्या कर देगा? मशीन्स जो हैं वो क्या करेंगी? क्रश कर देंगी सीड कोट को। या फिर किसी और रीजन से खुदाई कर दी, तो वो जो सीड कोट है वो रप्चर हो गया। ठीक है, कोई भी ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमने आर्टिफिशियली अप्लाई किए हो जिससे सीड कोट रप्चर हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे कभी भी सीड डॉर्मेंसी कब आएगी? जब सीड का सीड कोट रप्चर हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन जब भी होगी तो आर्टिफिशियल ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी हो जाएगी। वीकनिंग ऑफ सीड कोट बाय हॉट वाटर, गर्म पानी की वजह से वीक हो गया, फैट सॉल्वेंट की वजह से हो गया, स्ट्रॉन्ग मिनरल, मान लो कोई फैक्ट्री के आसपास, किसी इंडस्ट्रीज के आसपास कोई सीड
था इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, मैकेनिकल जो केमिकल थिंग्स हैं उनकी वजह से सीड कोट जो है वो रप्चर हो गया H2SO4 की वजह से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। These chemical dissolves surface inhibitors, wax etc. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अल्टीमेटली दोनों में हम क्या करना चाहते हैं, चाहे आर्टिफिशियल ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी हो, चाहे हमारा कौन सा नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी हो, दोनों सिचुएशन में एक बात याद रखना जो कॉमन है, देयर विल बी अ ब्रेकिंग डाउन और क्रशिंग और क्या कहना चाहिए, सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कोट होगी, जिससे कि डोरमेंसी विल बी ब्रेक डाउन। ठीक, तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। इसके बाद हाइड्रोनिक hydraulic pressure of 2000 kgs 5 to 20 minute weakens the tough seed coat। hydraulic pressure अगर आप 20 मिनट के लिए 2000 kg प्रेशर उस पे दे दोगे तो वो रप्चर हो जाएगा। exposure to chilling breaks dormancy, peach, plum, cherry, तो इन सब चीज़ों से भी डोरमेंसी हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स आर्टिफिशियल फैक्टर्स में आते हैं, आर्टिफिशियल फैक्टर्स में काउंट होते हैं। यहाँ पर हमने अपना जो चैप्टर है दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको कर लिया है कंप्लीट, उसकी समरी हमने क्विकली देख ली है और अब हम आ चुके हैं क्वेश्चंस की तरफ। इस सेशन में अब हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो बी रेडी। हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। अपना पेन कॉपी लेकर के जल्दी से तैयार हो जाइए, एक बार जो भी अभी तक पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिए और फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। बी रेडी फॉर दिस। ओके, सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज, प्लांट ग्रोथ जो है वो यूनिक क्यों होती है। ऑप्शंस देखिए, प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ, प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ वो भी अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्लांट रिटेन्स द कैपेसिटी फॉर लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड नहीं है अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। प्लांट हैव डिफ्यूज ग्रोथ दैट डिफर्स फ्रॉम एनिमल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नॉट अ डिफ्यूज्ड ग्रोथ। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन दैट सेज प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट के पास कैपेसिटी होती है कि वो अनलिमिटेडली ग्रो कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होल सीरीज ऑफ मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस व्हिच अकर इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज नोन एज। एक पूरी सीरीज जहां पर मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं और इट अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ साइकिल में, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन नहीं होता ये। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, यस डेफिनेटली ऐसी सीरीज जिसमें मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस आते हो तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ तो मास में इंक्रीज होता है, मैंने सेशन स्टार्ट करते ही आपको ये बता दिया था। नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, तो वो भी आंसर नहीं है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डेवलपमेंट। क्लियर, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट में ही ऐसा होता है कि एक सीरीज ऑफ ग्रोथ चलती है, वो भी थ्रू आउट दी लाइफ चलती है, पूरे लाइफ स्पैन में चलती है। सो राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द सेल इन डैश फेज ऑफ ग्रोथ शोज इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेलुलर एनलार्जमेंट एंड सेल वॉल डिपोजिशन। तो हमने जो अलग अलग फेजेस देखे थे उसमें हमने देखा था भाई, एक होता है मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन में कौन से सेल्स होते हैं, विच आर डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। दूसरा हमने देखा था जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन में सेल का साइज तो इंक्रीज होता है, इलोंगेशन हो जाता है और इलोंगेशन के ही साथ साथ डिपोजिशन भी हो जाता है कुछ चीज़ों का सेल के बाहर, तो डिपोजिशन भी यहीं पर होता है। और फिर आता है जोन ऑफ मैच्यूरेशन, जोन ऑफ मैच्यूरेशन, ये हमने 3 जोन पढ़े थे। अब हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, मेरिस्टेमेटिक जोन, तो मेरिस्टेमेटिक तो डिवाइडिंग का होता है, यहाँ पर बोला है कि सेल वॉल का डिपोजिशन हो रहा है, सेलुलर एनलार्जमेंट भी हो रहा है, मतलब ये किस में जाएगा, ये जाएगा हमारा जोन ऑफ इलोंगेशन में। नेक्स्ट है जोन ऑफ इलोंगेशन, ये सही है, मैच्यूरेशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन।
क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब फिर से पढ़ो. द सेल्स इन इलोंगेशन फेज ऑफ ग्रोथ शोज इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल्यूलर एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन. तो ये सारी चीजें अब सेट हो रही हैं हमारे स्टेटमेंट पे जब हमने उसे फिल किया किससे? इलोंगेशन ऑफ सेल वाले जोन से. बात समझ में आ गई? क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, in geometrical growth, log phase is represented by. Geometrical growth में जो log phase होता है उसे आप कैसे represent करते हो? First, rapid consumption of nutrients. हाँ बिल्कुल, रैपिड जब ग्रोथ होनी होगी लॉग फेज चलेगा तो न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा उसका क्या होगा? कंजम्पशन होगा. नेक्स्ट है रैपिड इंक्रीमेंट ऑफ सेल नंबर भी इंक्रीज होता है. नेक्स्ट है हाईएस्ट ग्रोथ रेट भी सबसे ज्यादा होता है किसमें? लॉग फेज में. सो नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द अबव. जब हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं तो हमारा आंसर कहां चला जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि जब जियोमेट्रिकल ग्रोथ होती है तो लॉग फेज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हमें कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, फिर सेल का नंबर भी बढ़ रहा होगा और ग्रोथ रेट भी सबसे ज्यादा होगा. अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तो मतलब लॉग फेज चल रहा है. सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. क्लियर? ओके. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, an intrinsic factor necessary for proper plant development is. एक intrinsic factor जो जरूरी है ताकि प्रॉपर प्लांट का डेवलपमेंट हो सके वो क्या है? अच्छा, उसके लिए पहले समझो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होता है. इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बॉडी, इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बॉडी. और एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब होता है? एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बॉडी. मतलब जो चीजें बॉडी के अंदर प्रेजेंट है भाई उसे हम इंटरनल फैक्टर बोलते हैं. ऐसी कौन सी चीज है जो ग्रोथ को इफेक्ट करती है और प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है? तो ऐसी एक चीज है हमारे हार्मोन्स. ठीक है? और जो हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स. क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स. सो राइट ऑप्शन इज व्हाट? ग्रोथ हार्मोन जैसा कुछ होना चाहिए. चाहे तो कोई सा भी ग्रोथ हार्मोन दे दे या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रोथ हार्मोन दे दे. तो ऑप्शंस देखिए. क्या टेम्परेचर से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. लाइट से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. ग्रोथ रेगुलेटर्स होने चाहिए? यस डेफिनेटली. या तो ग्रोथ हार्मोन्स हो या ग्रोथ रेगुलेटर्स, इट्स वन एंड द सेम थिंग. वाटर नहीं, तो वाटर की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज द ग्रोथ रेगुलेटर. ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर? ओके. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स रिवर्स टू मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी टू फॉर्म कैलस एक्सपेरिमेंटल फ्लास्क इज नोन एज. मतलब हमारे पास एक सेल था, ठीक है, वो सेल डिफरेंशिएटेड था. ठीक है? व्हेन द मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल, एक हमारे पास मैच्योर सेल था जो कि कैसा था? जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड था, जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल था, डिफरेंशिएटेड सेल था. उस सेल में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुई टू फॉर्म कैलस. अब वो वापस से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करने लग गया. वापस से ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करने लगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करने लगा. तो अब आप इसको कौन सा प्रोसेस बोलोगे? देखो, पहले डिफरेंशिएटेड था, तो अब ये वापस से डिफरेंशिएटेड था अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. अब वापस से इसने अपना फंक्शन छोड़ के डिवाइड करना चालू कर दिया, यानी कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वापस से दिख रही है. इसका मतलब कि इसमें क्या हो गया है? इसमें हो गया है डी डिफरेंशिएशन हो गया है. इसमें डी डिफरेंशिएशन हो गया है.
अगर कोई सेल ऑलरेडी कैसा है, मतलब डिफरेंशिएटेड है, अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वापस से वो सेल डिवाइड करने की क्षमता रखने लगे, वापस से डिवाइड करना चालू कर दे, तो उसे हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और इसके बाद मान लो अब उसे जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, अब उसने वापस से डिवाइड करना बंद कर दिया, तो अब क्या होगा, अब होगा रीडिफरेंशिएशन। अब क्या हो जाएगा, रीडिफरेंशिएशन। ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही है, नेक्स्ट है रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन। तो ये तीनों चारों ऑप्शंस गलत है। फर्स्ट ऑप्शन जो सही है ऑप्शन ए, दैट इज डी डिफरेंशिएशन। क्लियर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले इन सेंसेसिस इज डन बाय। इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, और डिले इन सेंसेसिस, यानी कि कुछ ग्रोथ वाला काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, ग्रोथ वाला काम हो रहा है, यानी कि सेल डिवीजन इंड्यूस हो रहा है, यानी कि नए सेल डिवाइड होते जा रहे हैं और हमारा जो एजिंग है वो प्रोसेस कम हो गया है। ऐसा काम कौन कर सकता है, ऐसा काम किया जाता है, देखो ये जो डिले इन सेंसेसिस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ द हार्मोन विच इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन में देखा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है साइटोकाइनिन विच इज द राइट ऑप्शन, नेक्स्ट है काइनेटिन, फिर है गिबरेलिन और फिर है ऑक्सिन। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। डन? ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के ऑलरेडी देखे, ऑल्दो इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन फिर भी हमें तो सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना ही है। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द टॉपिक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। ये क्वेश्चन 2013 में नीट में पूछा गया था कि जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है उस समय जो उसका स्टोर्ड फूड है वो कौन मोबिलाइज करता है। पहला इथाइलिन, तो इथाइलिन तो क्या था, ग्रोथ इनहिबिटर था, ये कुछ काम नहीं करेगा। साइटोकाइनिन का अभी हमने काम देखा है, ये साइटोकाइनिन भी कुछ यूज नहीं आएगा। ऐसे क्या होता है, एब्सिसिक एसिड, ये भी काम नहीं आएगा। बचा क्या, गिबरेलिन। गिबरेलिन एक्चुअली में ऐसा होता है जो मोबिलाइज कर देता है स्टोर फूड इन दी जर्मिनेटिंग सीड्स। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। डन? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू गिबरेलिन। गिबरेलिन का उल्टा काम करने वाला कौन होता है, तो गिबरेलिन के ऑपोजिट जो काम करता है वो होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ऑप्शंस देखिए, जियाटिन नहीं, इथाइलिन नहीं, ABA, IAA नहीं। तो एब्सिसिक एसिड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, ठीक है। डन? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर एफ वेंट, डॉक्टर एफ थे, वो गए एंड ही नोटेड इफ कोलियोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड। अगर कोलियोप्टाइल टिप्स को रिमूव कर दिया जाए और उसे एक आगार में डाला जाए 1 घंटे के लिए एंड प्लेस्ड ऑन आगार फॉर 1 आवर, द आगार वुड प्रोड्यूस अ बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड। अगार में क्या होगा, बेंडिंग दिखने लगेगी जब आप उसको एक साइड में बेंड करोगे। और फ्रेशली कट कोलियोप्टाइल स्टम्प। और व्हाट सिग्निफिकेंस इज दिस एक्सपेरिमेंट। आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आता है, 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, वापस से क्वेश्चन रीड करिए, खुद समझिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पढ़ लिया? तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, अगर कोलियोप्टाइल था उसमें फ्रेशली बेंड कोलियोप्टाइल में अगार डाल दिया गया तो उसमें बेंडिंग दिखने लगी, ऐसा क्यों? इसका रीजन होता है पोलैरिटी। पोलैरिटी, वो पोलैरिटी जिसकी तरफ कौन मूव करने लग जाता है, जिसकी तरफ हमारे ऑक्सिजन पार्टिकल्स, ऑक्सिजन मूव करने लग जाता है, उसकी वजह से हमें ये बेंडिंग दिखती है। ऑप्शंस देखिए, इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिजन। नहीं, ये चीज नहीं होगी। यहां पर क्यों बेंडिंग हुई ये पूछो। नेक्स्ट है, इट इज द बेसिस फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। हमें नहीं पता,
नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स हाइपोथेसिस ऑफ आईए इन ऑक्सिन, ऐसा भी नहीं होता। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटेड द पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन, मैंने कहा पोलैरिटी बताता है ऑक्सिन की, तो यस डेफिनेटली ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, इट डिमॉन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन, पोलर मूवमेंट बताता है ऑक्सिन का, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सिन कैन बी बायो असेस्ड बाय, अगर हमें ऑक्सिन को बायो असिस्ट करना है तो कैसे करेंगे? जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा था उसमें की पता चल रही थी हमको, किस चीज से पता चल रही थी? कोलियोप्टाइल की वजह से, वो जो बेंडिंग हुई थी उसकी वजह से, बस वही उसी से तो हम बायो असेसमेंट करेंगे, किसका? ऑक्सिन का। तो सही ऑप्शन जो होगा, सही आंसर क्या होगा, हमें ऑलरेडी उस क्वेश्चन में मिल चुका है, उसी कंसेप्ट को कई बार पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शंस देखिए, एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर, हाँ बिल्कुल कोलियोप्टाइल में पता चला था, हाइड्रोपोनिक्स नहीं, पोटोमीटर नहीं, एंड ल्यूटिस एलोंगेशन भी नहीं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था कि ऑक्सिन को अगर हमें बायो असेस करना है, ऑक्सिन का अगर हमें बायो असेसमेंट लगाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर चाहिए, which will help us to assess the oxen present. Okay, so now see the next question. Next question is, you are given a tissue with a potential for differentiation in an artificial culture. आपको एक टिश्यू दिया गया, टिश्यू विथ पोटेंशियल, जिसके पास इतना पोटेंशियल, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो डिफरेंशिएट कर सकता है, अपना काम कर सकता है, किसमें? आर्टिफिशियल कल्चर में भी। ऐसा एक टिश्यू आपको दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन वुड यू एड टू द मीडियम टू सिक्योर शूट एज वेल एज रूट? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंसेप्ट आपने एक बार क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ था, जहां पर आपने पढ़ा था कि जब भी प्लांट को हम टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करते हैं तो हमें कुछ हार्मोन उसमें ऐड करना पड़ता है। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा है। तो जब हम ये हार्मोन ऐड करेंगे तो ये तो सबको मालूम है कि टिश्यू कल्चर करना है, लैब में अगर ग्रो करना है तो थोड़ा सा फ्रेश टिश्यू लेके आओ जिसके पास कैपेबिलिटी हो डिफरेंशिएट करने की, और अब उस टिश्यू को हार्मोन प्रोवाइड करो ताकि वो ग्रो कर सके। तो आपको बताना है कि आप कौन सा हार्मोन उसमें प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट है IAN गिबरेलिन, तो ये तो नहीं देंगे। नेक्स्ट है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ही तो थे जिसको हम कह रहे थे ग्रोथ प्रोमोटर्स, ग्रोथ प्रमोटर्स थे, ग्रोथ को यही तो प्रमोट करने वाले थे। नेक्स्ट है ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, नहीं होता, इसलिए एब्सिसिक एसिड वाला ऑप्शन गलत हो गया। दोनों ऑप्शंस में एब्सिसिक एसिड है तो ये गलत हो गया, गिबरेलिन है वो गलत हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रोवाइड करना पड़ेगा उस टिश्यू में जिसको आप आर्टिफिशियली ग्रो करना चाहते हो ताकि ये ग्रोथ को प्रमोट करें। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। Clear? Okay. Now see the next question. Next question is, what is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering in leaf? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि वो साइट जहाँ पे परसेप्शन ऑफ फोटोपीरियड होता है वो होती है हमारी लीफ। मैंने ये लीफ क्यों बनाई है कि अब कभी नहीं भूलोगे, अब हमेशा याद रहेगा। लीफ में ही, लीफ के अंदर ही फोटोपीरियड का परसेप्शन होता है, परसेप्शन होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2019 में पूछा गया था। ऑप्शंस देखिए, लीव्स है, हाँ बिल्कुल, लेटरल बड में नहीं, पुल्विनस में नहीं, शूट एपिक्स में नहीं। राइट ऑप्शन इज लीव्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एविना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायो असेसमेंट ऑफ, ये जो है हम इसको किस चीज के बायो असेसमेंट के लिए यूज करते हैं? ऑक्सिन के। ऑक्सिन को हम IAA भी बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा किस तरफ चला जाएगा? IAA की तरफ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे क्या थे? GA3 था, तो ये तो नहीं होगा, इथाइलिन नहीं होगा, एब्सिसिक एसिड नहीं होगा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2016 में पूछा गया था। आपने ये देखा कि ये जो बायो असे है किसका? ऑक्सिन का, जो क्या करता है? कर्वेचर दिखाता है। किसके प्रेजेंस में दिखाता है? ऑक्सिन के प्रेजेंस में दिखाता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इसको 3 बार अलग अलग ईयर्स में पूछा गया है। और एक चीज और, कहां पर दिखाएंगे इसको? कोलियोप्टाइल में। ये 3 बातें बहुत एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना है इस चैप्टर में, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो राइट ऑप्शन इज सेकंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2016 में आया था। डन? ओके,
Now, so we are done with the quick summary and important question and the previous year question for the chapter growth and development in plant. इसको हमने कंप्लीट किया. आप जिस भी वीडियो को वापस से देखना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं. आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com. तो आपके सामने एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज. उस पर जाकर नीट को क्लिक करो. नीट पे जाकर के क्रैश कोर्स में वॉच नाउ क्लिक करो. जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करोगे तो एक डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा. डिस्क्रिप्टिव पेज पर यहां पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और यहां पर आपके सारे वीडियोस अपलोडेड है. तो जो भी आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके अपने वीडियोस को देख सकते हैं. जैसे ही क्लिक करेंगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा. सो इट विल बी इजी फॉर यू टू एक्सेस. अब ये जो पूरा क्रैश कोर्स है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर. एज वेल एज आपको 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ने के बाद या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी कोई फीस नहीं देनी है. आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और बस आपको छोटी सी चीज कर देनी है कि आपको लाइक जरूर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ. क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर ये जो नीट के लिए क्रैश कोर्स है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. घर में बैठो, आराम से प्रिपरेशन करो, पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओ और बहुत अच्छे रिजल्ट से आप सबको बहुत अच्छे रिजल्ट से आप पास हो. दैट इज व्हाट आई विश फॉर. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में और तब तक के लिए कीप स्टडीइंग. टेक केयर. बाय बाय.